हरियाणा कैथल के अमृत फार्म में अंतर्राष्ट्रीय 19वां दुल सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित विदेशों से भी ढुल समाज के सैकड़ों प्रतिनिधि, शिक्षाविद, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यह ऐतिहासिक सम्मेलन शिक्षा, संस्कार, तकनीकी प्रगति और सामाजिक एकता को समर्पित रहा। कार्यक्रम का संचालन जोगिंद्र दुल और डॉक्टर बलजीत ढुल ने किया। सम्मेलन की शुरुआत समाज के बच्चों और युवाओं की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिनमें हरियाणवी लोकगीतों और नृत्यों के माध्यम से समाज की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित किया गया। 19वां अंतर्राष्ट्रीय ढुल सम्मेलन शिक्षा एवं संस्कार को समर्पित रहा। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया कि ढुल समाज के सभी 53 गांवों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, हर बच्चे को ज्ञान और अध्ययन की समान सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी सदस्यों ने समाज में भाईचारे, सहयोग और एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। संगठन के कोषाध्यक्ष राजवीर सिंह से खास चर्चा के अंतर्गत जनता जनार्दन चैनल को दिए साक्षात्कार में राजवीर जी ने इस संगठन के भविष्य में आने वाले सभी प्रकार के उद्देश्य और पूर्व में किए हुए अनेक को कार्य के बारे में बताया है। आइए इस खास चर्चा में राजवीर सिंह जी ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत करते के साथ ही आज हमारे साथ बहुत आदरणीय और सम्मानीय राजवीर सिंह जी हैं। पहले मैं इनका स्वागत करता हूं। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी। आप हैं जनता जनार्दन के संस्थापक। आपका चैनल जनता जनार्दन की टीआरपी ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं। राजवीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आज राजवीर जी जिस कार्यक्रम को कर आए हैं उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। यह है 19वां अंतर्राष्ट्रीय ढुल सम्मेलन एक हुआ था, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को हुआ था। इस विषय क्रम में हम जानकारी जुटाएंगे। उससे पूर्व मैं थोड़ा राजवीर जी के बारे में आपको बता दूं। राजवीर जी सफदरजंग एयरपोर्ट अथॉरिटी में विगत कई वर्षों से कार्य करते हुए रिटायर्ड हो चुके हैं। और जिस वक्त ये रिटायरमेंट ले रहे थे उस प्रोग्राम में मैं भी पहुंचा था और मैंने इनसे पूछा था कि राजवीर जी, अब आपने सरकारी नौकरी छोड़ के जब आप समाज में और परिवार में वापस आ रहे हैं तो किस तरीके से अपने जीवन शैली को आगे देख रहे हैं और समाज के लिए क्या करेंगे, परिवार के साथ सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, क्या कुछ सोच थी। तो राजवीर जी पहले थोड़ा सा उसके विषय में बताइए, फिर अंतर्राष्ट्रीय ढुल सम्मेलन के बारे में बात कर ही लेंगे। तो जैसा कि रमेश जी आपने कहा कि जब मैंने रिटायरमेंट ली थी तो आपने मेरे से पूछा था कि आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ दिल से। मुझे कोई राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं करना है और ना ही मेरे को कोई बिजनेस करना है। मेरी फैमिली पूरी तरह से सेट है। अब मैं समाज सेवा में पूरी तरह से समर्पित हूँ जी, ये कहा था। बिल्कुल उसी संस्करण में खाली इन्होंने अभी नहीं अपितु कई वर्षों से पीछे से जुड़े भी थे और अनेकों संगठनात्मक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में राजवीर जी को देखा भी जा रहा था। मगर ये जो 19वां अंतर्राष्ट्रीय ढुल सम्मेलन था, राजवीर जी थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। ये सम्मेलन किसके बारे में था, कौन से संगठन के जरिए किया जा रहा था, ये ढुल सम्मेलन क्या है और 19 वर्ष के बाद आज आप दोबारा से हम थोड़ा सा दर्शकों को भी बताएं। अंतर्राष्ट्रीय 19वां ढुल सम्मेलन अभी कैथल में हुआ है 1 नवंबर को। उसके अंदर हमारे 53 गांव की उपस्थिति थी। 53 गांव कहाँ से थे? जींद, हिसार, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल और मोहाली, चंडीगढ़ पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के 53 गांवों में इसमें उपस्थिति दर्ज कराई थी। और इसका जो संचालन था, जो अध्यक्षता थी, वो ढुल खाप के प्रधान चौधरी हरपाल जी के द्वारा की गई। और उसमें हमारी पूरी कार्यकारिणी तथा वहां के सब लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ढुल सम्मेलन कैथल में आयोजित किया गया। ये आयोजन आप लोगों ने जो किया है, इस संगठन का पूरा नाम टोटल क्या है? सर्व ढुल खाप कल्याण समिति के नाम से रजिस्टर्ड है। क्योंकि मेरे को काफी अच्छा अनुभव था जब मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में था, तो अपने काम के अलावा मैंने अथॉरिटी में भी रहकर ऐसी कई एसोसिएशन और कई सोसाइटियों में काम किया है।
तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी एसोसिएशन संगठन को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले सर्व ढुल खाप जो कल्याण समिति है उसको रजिस्टर्ड कराया है, और ढुल खाप कल्याण समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है और रूल रेगुलेशन से ही चलती है। राजवीर जी ने ये बोला कि भाई हमने इसको कराया था तो पदवी भी जरूरी है, तो राजवीर जी इस इतने बड़े संगठन में, इसमें न जाने कितने सैकड़ों गांव इसमें जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप इसमें कोई पदवी रखते हैं राजवीर जी? बिल्कुल, अखिल भारतीय ढुल खाप के मुझे कोषाध्यक्ष की पदवी दी हुई है, और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, और मैं अपने विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। खड़ा उतर भी रहे हैं तो क्योंकि कोषाध्यक्ष बने हैं, तो जाहिर सी बात है ये वित्तीय संबंधित एक पोजीशन है, यानी कि पैसे के लेन देन संबंधित एक पोजीशन है, और संगठन है तो संगठन में जाहिर सी बात है लक्ष्य के अनुसार और जो कार्यक्रम होते हैं इत्यादि, और प्रोग्राम्स होते हैं, कैंपेन होते हैं, तमाम सारे प्रकरण में पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो वित्तीय श्रेणी में जिस तरीके से राजवीर जी को एक पदवी मिली है, तो ये भी जानना जरूरी है कि भाई पैसे और इसमें डोनेशन किस तरीके से फाइनेंस मैनेजमेंट होता है यहाँ? बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि आजकल आधुनिक जमाना है, और इसमें जो लेखा जोखा है वो हमने सबसे पहले अपनी सोसाइटी के नाम से क्यूआर कोड लिया है। क्यूआर का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स। जो क्विक रेस्पॉन्स है, जो बैंक से खाते में जाएगा पैसा, बिल्कुल सेफ, सिक्योर और बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ही इसमें एंट्री होती है पैसे की। इसमें हमने कोई कैश नहीं लेना है और कोई इसकी रसीद नहीं बनानी है, सिर्फ बैंक ही इसकी रसीद देगा और बैंक के अंदर इसका लेखा जोखा रहेगा। फिर इसके बाद हम यूपीआई से इसमें पैसे का लेते हैं। पैसा का जितना भी इनकमिंग पैसा है वो यूपीआई के थ्रू आता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से, जिसका लेखा जोखा बैंक के पास सालों दर साल रहता है। कोई कभी भी पूछ सकता है कि मैंने इतने पैसे कब और कैसे दिए थे, उसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। किसी के जेब में पैसा नहीं जाएगा और ना ही किसी की रसीद दी जाएगी, क्योंकि बैंक ही रसीद देगा और बैंक ही पैसा लेगा। तो कैसे कैसे लोग इसमें देते हैं? जैसे संगठनात्मक कार्यक्रम में आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, बैठक होती है, आप लोग डिसाइड करते हो, कैसे इतने बड़े सम्मेलन को आप लोगों ने अंजाम दिया, किस तरीके से? हाँ, ढोल खाप के अंदर सारा जो संस्था है वो सब इस तरह है कि भाई हम पहले एक बैठक करते हैं, कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें डिसीजन लेते हैं। फिर डिसीजन में लिया गया कि जैसे हमने मेंबरशिप लेनी है प्रत्येक व्यक्ति की, तो 1100 रुपये रखी हुई है, और 1100 के बाद जिसका जैसा संपन्न है परिवार से, किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत नहीं है, वो अपनी इच्छा से इसमें डोनेशन देते हैं। और इसमें बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, उन्होंने दिल खोलकर इसमें डोनेशन दिया हुआ है, जो कि सबका इनमें रिकॉर्ड हमारे पास है। तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके लक्ष्य और विगत कई वर्षों से जब ये रजिस्टर्ड संगठन है, तो कई सारे काम भी किए होंगे और आगे भी करेंगे। तो ये भी जानकारी जुटा लेते हैं कि भाई आप लोगों ने करा क्या है। इस संगठन के आधार पर आप हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हो। सामाजिक एक ढुल करके एक टाइटल आ रहा है, जो कि एक स्पेशल वर्ग को दर्शा रहा है, जाट समाज को मेरे ख्याल से दर्शा रहा है। तो आप लोगों ने अपने समाज के लिए क्या किया है विगत कई वर्षों से, और पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे की पूछूंगा जी। ढोल खाप का पहले से 19 वर्षों से लगातार सम्मेलन चलते आ रहे हैं। उसमें हमारी जो प्राथमिकता थी कि भाई समाज को कैसे संगठित करना है, हमने सबसे पहले समाज को इकट्ठा किया है, संगठित किया है। फिर उसके बाद जो हमारे एम थे वो थे कि भाई समाज में जितनी कुरीति हैं, उस कुरीतियों को हमने कम करना है। वो जैसे हम सलाह दे सकते हैं हर गांव में, भाई नशे से दूर रहना है, डीजे नहीं बजाना है, नशाबंदी नहीं करनी है, किसी तरह का दहेज प्रथा रोकनी है। सो मैंने ऐसे आइटम्स है जिसमें हमने इसमें डिसीजन लिए हैं, और लोगों ने हमारी बात पे गौर भी किया है। और जो अभी 19वां ढोल सम्मेलन था, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा था कि शिक्षा नीति से हमारे ढोल समाज का कैसे विकास और कैसी उन्नति हो। इसमें पीएचडी करने वाले बच्चे थे, इसमें इंजीनियर्स थे, इसमें पीएचडी करने वाले थे, और जो सिविल सेवा की सर्विस कर रहे हैं उन बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट लिया है, और उनको हमने सर्टिफिकेट और मोमेंटो देके सम्मानित किया है। इससे हमारे समाज में शिक्षा को लेके जागृति आएगी, और शिक्षा के बगैर जो हमारा जल जीवन, जंगल और जानवर का संरक्षण है, वो हमने इससे शिक्षा के माध्यम से ही हमारा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहले बाग बगीचे होते थे, हम छोटे में आम, अमरूद, बेर
अपने बाग से खाए हैं। अब उसकी जगह हम खेतों में आ गए, खेतों से हम प्लॉटों में आ गए और प्लॉटों से लेके बगैर शिक्षा के हम फ्लैटों में आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए साबित हुआ है। इसी तरह जो हमारे जल था, जल के पहले हमारे ट्यूबवेल होते थे, तालाब होता था, रिवर नदियाँ होती थी गाँव के नज़दीक, लेकिन अब सब संक्षिप्त में हो गया है और अब हम टैंकर पे आ गए, टैंकर से हम बोतल पे आ गए, 35 लीटर पे, अब 35 लीटर के बाद 1-1 लीटर की बोतल हमारे घरों में मिलती है। पानी का बड़ा अभाव हो गया सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की नीति के कारण। और तीस जो जो हमारे जानवर थे पहले घर में बिल्कुल शुद्ध खाना मिलता था, घी, दूध, मक्खन। अब हमारे ना हमारे पास गिर गाय हैं, ना हमारे पास मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, क्योंकि सब हमारे से छीन लिया गया है और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण किया है। तो शिक्षा की कमी अगर नहीं होती तो हमारे पास संपन्न परिवार होते और हमारे पास जल, जीवन, जंगल, जमीन और जानवर बहुत ही सुरक्षित रहते। हमारा ये एम है कि हम जो हमारे पास है उसको संरक्षण कैसे रखें। शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है। अब शिक्षा से ही आधुनिक युग है और आधुनिक युग में जो तरह-तरह की चुनौतियाँ हैं उसको सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। अब हमने बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन किया है, जो सरकारी पॉलिसी बनती है, जो नीति आयोग है, उसमें हमने देखा है कि जो नीति बनती है, लेकिन हमारे लोग उसमें फ़ायदा नहीं ले सकते। जो नेता लोग हैं, वो सिर्फ अपनी बात करके रह जाते हैं, लेकिन आम जनता तक जो हमारे किसान हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं, उनको उस मुहिम का नहीं पता है। जैसे मैं एक छोटी-सी आपको बात बताऊँ कि अभी जो भारत सरकार है, सरकार ने हरियाणा सरकार ने 300 प्रोजेक्ट हमारे को दिए थे, भई आप अपने गाँव में सोलर ऊर्जा लगाइए और सोलर ऊर्जा लगाने से 60% 67% गवर्नमेंट की ऐड मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी और 33% हमने लगाना है। जैसे एक फर्ज करें ये 3 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, तो 2 करोड़ सरकार देगी और 1 करोड़ हमने अपने पास से लगाना है। तो जैसे हम गाँवों में घूमे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही परिवार इस प्रोजेक्ट को सफल कर पाए, बाकी सब अनिल और अंडानी और अंबानी इन्होंने इन पे घेरा डाल लिया है। तो अब हम जागृत कर रहे हैं, जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं, जो हमारी बेरोजगारी है, उसको हम खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं और जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं, चाहे वो हमारा जाट का एससी-एसटी की तरह जो हमारे को आरक्षण मिला है, उसमें हमारी शिक्षा में, हमारी नौकरियों में, हमारे व्यवसाय में गवर्नमेंट बहुत ऐड देती है, लेकिन शिक्षा के कारण हमारे बच्चे इसको ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उनको जागृत कर रहे हैं। और सरकार की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उसमें हमारा जो 80% की साझेदारी है, किसान वर्ग की या गाँव के लोगों की 80% की साझेदारी है, लेकिन शिक्षा के कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स में 7% लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं 7%, वो भी पढ़ाई-लिखाई करके ब्यूरोक्रेट्स करके अपने स्वार्थ के लिए अपना घर छोड़ के विदेश चले जाते हैं और हमारे बच्चे यहीं बेरोजगार हो गए हैं और इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम इस पे जोर दे रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से ही हम ब्यूरोक्रेट्स में नीतियाँ बनाने में सरकार के सहयोग करके और जो उनके फायदे हैं हम घर-घर, जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प हमने लिया है। क्या बात है! क्योंकि ये जो बातें बता रहे हैं कहीं-कहीं हम लोगों ने भी सुना है और अगर इन सभी बिंदुओं को इस अखिल भारतीय ढोल खाप के ये जो संगठन ने अगर ये इसको नज़र में रखे हुए हैं और समाज को मद्देनज़र ये सारे कार्य कर रहे हैं और राजवीर जी जैसे बुद्धिमान और सामंजस्य बिठाने वाले व्यक्तित्व अगर इस प्रकार के संगठन को रन कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, तो समाज कल्याण और अपने बिरादरी का कल्याण सुनिश्चित है, जिस पथ पर ये अग्रसर है। बहुत अच्छी बात है और अभी फिलहाल के लिए तो लक्ष्य इनका क्या है आगे के लिए, इन्होंने अभी बोल दिया, बिंदुओं पे बात कर ली, काम कर भी रहे हैं। विगत कई वर्षों से इस प्रकार की स्थिति इनके बिरादरी के ऊपर पड़ी हुई है कि भई आरक्षण से लेके अपने जगह, जल, ज़मीन इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। मगर राजवीर जी भविष्य में किस तरीके से आप ये चीज़ों को देख रहे हैं? भविष्य में किस तरीके से सफलता प्राप्त होगी? भविष्य को मद्देनज़र क्या करेंगे? आप तो उतर आए हैं समाज सेवा में, फुल फेज़ लग चुके हैं और पूर्णकालीन आप ये समाज सेवी के रूप में अब एक परिचय बनाने चले हैं और परिचय बना भी रहे हैं, किस तरीके से फिर आगे करेंगे? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा रमेश जी, हमारा जो संगठन है एक बहुत ही अनुभवी आदमियों का संगठन है। इस संगठन के अंदर प्रशासनिक कार्य पर जो इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या जो बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इसमें हमारे साथ हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति हमारे साथ हैं। बड़े-बड़े जो कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, एजुकेशन में, शिक्षा में बच्चों को अग्रहित कर रहे हैं, बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं
और बहुत बड़े राजनेता, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कहते हुए कि जो हमारे साथ हैं, 4-4 साल लगातार विधायक रहे हुए, बड़े अनुभवी और बड़े ही सक्षम, बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले, समाज के लिए कार्य करने वाले हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं और हमें पक्का विश्वास है कि हम अपने संगठन से बहुत अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षित करेंगे और अपने समाज की उन्नति और विकास करने में सामर्थ्य रखेंगे। बहुत बढ़िया। और अभी 19वां अखिल भारतीय ढोल के तरफ से ये सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में जो आपके साथी थे, जिस तरीके से आपने इसको सफल बनाया, जिनका भी आप नाम ले सकते हैं, जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर इतने बड़े प्रोग्राम को आप लोगों ने मिलके सफल बनाया, काफी अच्छी तरीके से मीडिया में भी काफी वायरल हो रहा है आप लोगों का। मैंने कई संकलन में भी देखा, न्यूज़पेपर में भी देखा, इस बार हमारे चैनल में भी ये प्रसारण होने जा रहा है। तो आप जो लोग आपके सम्मेलन में आपके कंधे से कंधे मिला करके इस संगठन के लोग हैं, उनका नाम जरूर लें। मैं चौधरी हरपाल सिंह जो ढोल खाप के प्रधान हैं, मैं उनका आभारी हूँ और उनका इसी अध्यक्षता में मैं काम कर रहा हूँ। सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने बताया आपको मेरे साथ में बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े राजनेता हैं और बड़े-बड़े शिक्षित में सहयोग करने वाले हैं। अगर किसी एक का नाम लेना तो मेरा समाज बड़ा है, इसमें ये लगेगा कि भाई राजवीर उनकी फेवर की बात कर रहे हैं। मेरे साथ बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे अधिकारी, राजनेता, बिजनेसमैन, एजुकेशन में रुचि रखने वाले और प्रशासनिक अधिकारी जिनको अनुभव है, वो हमारे कंधे से कंधे साथ लगा के रहे हैं। मैं सबका, क्योंकि ये ढोल सम्मेलन एक किसी पर्सनल एक आदमी का नहीं है, इसमें हर जन-जन का सहयोग है। सहयोग 3 तरह से होता है, जैसे सब लोग बोलते हैं तन, मन, धन से, कोई तन से सहयोग कर रहा है, कोई अपने मन से सहयोग कर रहा है और कोई धन से सहयोग कर रहा है। तो इसमें सबका सहयोग, चाहे वो किसी भी गाँव का है, किसी भी जाति मतलब किसी भी समाज में है, लेकिन वो हमें सहयोग कर रहा है, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ और सबसे यही कहूँगा कि भाई शिक्षा के इस पे जोर दिया जाए और शिक्षा से ही उन्नति निश्चित है। आधुनिक युग में चुनौतियाँ अनेक हैं, लेकिन चुनौतियों से सिर्फ शिक्षा से ही लड़ा जा सकता है। बहुत बढ़िया। और राजवीर जी के साथ लगातार आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि इन दिनों और पूर्व में हमारे लिए हुए इंटरव्यू, जिस टाइम पे ये अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले रहे थे, उस दिन इन्होंने संकल्पित होकर समाज सेवी के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए ठान लिया था। भले ही इन्होंने पूर्व में बहुत सारे कार्य कर चुके थे, मगर अब जब नौकरी से इन्होंने निवृत्ति ले ली है, अपूर्णकालीन समाज सेवी के रूप में आप लोगों को दिखेंगे, दिख रहे हैं। एक इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये हमारे साथ मौजूद है। आपको समाज में कार्य करते हुए भी दिख रहे हैं और आगे भी भगवान से यही हम आशीर्वाद मांगेंगे इनके लिए कि इसी प्रकार से इच्छा शक्ति से आप ओतप्रोत होके समाज सेवी के रूप में कार्य करते रहें। और इसी सब शुभकामना के साथ राजवीर जी ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी रमेश जी।